तो देखिए बेटा, जब हम लोग सेल को जीनस ग्रीन बी से अभिरंजित करते हैं तो हमें सेल के अंदर कुछ डार्क स्टेन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। यही जो है, यही क्या है आपके बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। यही क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया है। इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। क्लियर है कहानी यहां तक? आगे देखते हैं बेटा। ये हो गया, हो गया। अब देखो बेटा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की साइज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ एनसीईआरटी ने दे रखी है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, और इसका जो डायमीटर होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। एज वी नो दैट 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to power of -6 मीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज है वो हमें याद रखनी है। इसकी जो लंबाई होती है वह 1 से 4.1 माइक्रोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई होती है वह 0.2 से 1 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। बेटा, एक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है, एक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वह अधिक होती है। अत्यधिक क्रियाशील कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या आपको अधिक देखने को मिलेगी, और कम क्रियाशील कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वह आपको कम देखने को मिलती है। इस पॉइंट को लिखिएगा बेटा, पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं कि इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज आल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप। इसकी जो आकृति जो होती है वह सॉसेज की आकृति की होती है या बेलनाकार होती है, व्यास, और ये हमने देख लिया कि द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है कोशिकाओं की शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करती है। माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन और एटीपी उत्पादन का स्थल होते हैं। ध्यान से देखना बेटा, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, लिखिएगा, सूत्रकणिका की संख्या, सूत्रकणिका की संख्या कोशिका की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। अधिक क्रियाशील कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी, और कम क्रियाशील कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, कम होगी। लिखिएगा, अधिक क्रियाशील कोशिका में, अधिक क्रियाशील कोशिका में, क्रियाशील कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कम व अधिक क्रियाशील कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या अधिक व कम क्रियाशील कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कम होती है, कम होती है। ये बेटा आप लोग ध्यान रखना कि जितनी ज्यादा सेल जो है एक्टिव होगी उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वह अधिक होगी, और जितनी कम एक्टिव होगी उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वह क्या होगी, कम होगी। लिखिएगा, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया in cell depends on the physiological activity of cell, activeness of cell. More physiological active cell contain more mitochondria than less physiological active cell.
एक्टिव सेल। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें बर्ड्स के विंग्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बर्ड्स के विंग्स ज्यादा एक्टिव होंगे। अगर ह्यूमन के कान की बात करें तो वहां पर सेल का नंबर जो होगा वो क्या होगा बेटा? कम होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लिख लें कि अगर ह्यूमन की बात करें, फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन के अंदर हार्ट की सेल को कार्डियक सेल जो है वह ज्यादा काम करेगी। जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग बात करें तो कार्डियक सेल के अंदर इसका नंबर ज्यादा होगा अगर हम लोग बात कर लेते हैं ईयर सेल से। क्यों भाई? क्योंकि कार्डियक सेल जो होती है यह मोर एक्टिव सेल है और ये जो है ईयर सेल जो है आपके लेस एक्टिव सेल है। ये चीज क्लियर हुई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है। सबसे पहले बाहर की तरफ जो है वह आपको बाह्य झिल्ली देखने को मिलेगी, बाह्य झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आपको इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली देखने को मिलती है। ठीक है, आंतरिक झिल्ली देखने को मिलती है और आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ पूरा पार्ट है उसे हम ल्यूमेन जो है उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स बोलते हैं। आधात्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधात्री, मैट्रिक्स कहा जाता है। Each mitochondria is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane, dividing its lumen distinctly into two aqueous compartment, the outer compartment and the inner compartment। ठीक है, दो कक्ष जो है दिखाई देंगे, एक तो होगा आउटर कंपार्टमेंट और एक इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, अब देखो बेटा, अब अगर हम बात करें भीतरी कक्ष जो इनर कंपार्टमेंट है, ये वाला जो इनर कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये जो इनर कंपार्टमेंट है, इस इनर कंपार्टमेंट के अंदर भरा हुआ पूरा जो भाग है उसे हम लोग आधात्री कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। कि द पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज सराउंडेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर एक डेंस होमोजीनस मटेरियल भरा होता है। यहां पे ध्यान रखना बेटा, समांगी पदार्थ, वो विसमांगी लिख सकता है। क्या है बेटा? समांगी पदार्थ भरा होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर डेंस, बहुत ही ज्यादा घना डेंस होमोजीनस मटेरियल जो है वह प्रेजेंट होता है। ठीक है, द इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विथ डेंस होमोजीनस सब्सटेंसेस, और इसी होमोजीनस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स कहते हैं। लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स जो होता है वह कैसा होता है? होमोजीनस होता है। वो यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए हेट्रोजीनस लिख सकता है, लेकिन कैसा होता है? होमोजीनस होता है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म दी कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल्स। आउटर मेम्ब्रेन जो है वह बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओवन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। दोनों झिल्लियों में माइटोकॉन्ड्रिया कार्य से जुड़े अपने विशिष्ट एंजाइम होते हैं। दोनों झिल्लियों के अंदर आपको जो है अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स मिलेंगे और ये एंजाइम जो है वह अलग अलग काम करने के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। फिर देखो बेटा, यहां पे एक चीज ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं बेटा ये है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। मैं कह रहा हूं इट इज द माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर। सपोज मैं कह रहा हूं ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आपको जो है इनर मेम्ब्रेन दिखेगी, लेकिन इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर कुछ अंगुली नुमा स्ट्रक्चर्स बनाती है। अंगुली नुमा इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स बनाएगी। ठीक है, इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टी बोलते हैं। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या हो गई बेटा? आउटर मेम्ब्रेन हो गई। इट इज व्हाट? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या देखने को मिलेगी बेटा? इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी।
लेकिन ये इनर मेम्ब्रेन से अंदर गिरा हुआ पूरा पदार्थ जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या आधात्री कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैट्रिक्स या आधात्री कहते हैं। आधात्री के अंदर होमोजेनस मटेरियल भरा होता है। बेटा आंतरिक झिल्ली मैट्रिक्स की तरफ अंतर्वलित होकर कुछ अंगुली नुमा संरचनाओं का निर्माण करती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और देखो क्या क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर आपको राइबोसोम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा, राइबोसोम जो है इस प्रकार से आपको मैट्रिक्स के अंदर फैला हुआ क्या दिखाई देगा बेटा, राइबोसोम देखने को मिलता है। राइबोसोम के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको इसी के अंदर आपको एक वर्तुलाकार डीएनए देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वर्तुलाकार डीएनए, जिसे हम लोग एमटी डीएनए कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। दो कोशिकांग ऐसे हैं जिनके खुद के अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है। एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब देखना बेटा, यहां तक इसको रीड कर लेते हैं यहां से बेटा। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू अ नंबर ऑफ फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टी। आंतरिक झिल्ली जो है बेटा, ये देखो आंतरिक झिल्ली अंदर की तरफ इस प्रकार से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही है। मैट्रिक्स के अंदर क्या बना रही है बेटा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही है। इसकी वजह से क्या हुआ कि आंतरिक झिल्ली का जो सरफेस एरिया है वह बढ़ जाता है। सरफेस एरिया क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया जो होता है वह इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टी। इन मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया द नंबर ऑफ क्रिस्टी इज हायर। वही बात है बेटा, फिजियोलॉजिकली जो एक्टिव सेल होगी उसके अंदर क्रिस्टी का नंबर जो है वह भी क्या होगा, आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। आगे देखना बेटा, आगे हम लोग बात करें इस क्रिस्टी के ऊपर, ये मैं कह रहा हूं, देखना ध्यान से देखना, ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गई बेटा, आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ इस प्रकार से आपको क्रिस्टी जो है वह देखने को मिलेंगे। ये क्या है बेटा, क्रिस्टी। बेटा इस क्रिस्टी पर आपको इस प्रकार टेनिस के रैकेट के समान, इस तरह से टेनिस के रैकेट के समान कुछ विशेष प्रकार के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से टेनिस के रैकेट जो होता है, टेनिस का जो रैकेट होता है, टेबल टेनिस का रैकेट जो होता है, उसकी तरह आपको कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इन पार्टिकल्स को बोलते हैं बेटा F1 कण, F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, F1 पार्टिकल्स। इसका जो शेप होता है वो टेबल टेनिस के रैकेट के समान होता है। F1 पार्टिकल्स जो है वह देखने को मिलते हैं। यही है बेटा। चलो बेटा, दो झिल्लियों के मध्य जो उपस्थित स्थान है, दोनों झिल्लियों के मध्य उपस्थित स्थान जो है उसे हम लोग पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक खाली जगह प्रेजेंट होती है। इस खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल या अंतर झिल्ली अवकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अंतर झिल्लीय अवकाश, अंतर झिल्ली अवकाश जो है कहते हैं। दोनों माइटोकॉन्ड्रियल झिल्लियों के मध्य उपस्थित एक अवकाश है, एक खाली जगह है, जिसे हम लोग ने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कह दिया। बेटा इस माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में कई प्रकार के इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वह मौजूद होते हैं और ये मिलकर ईटीएस का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण करते हैं। आप लोगों को जब मैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर फोटोसिंथेसिस एंड पहले रेस्पिरेशन जब पढ़ाऊंगा, रेस्पिरेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के किस प्रकार से ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो जो ऊर्जा उत्पादन की पूरी मशीनरी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर उपस्थित होता है। कहां पर उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की
आंतरिक झिल्ली के ऊपर। तो वही कह रहा है कि दोनों झिल्लियां एक स्थान द्वारा अलग होती है जिसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल या अंतर झिल्ली अवकाश कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में साइटोक्रोम जैसे कई इलेक्ट्रॉन वाहक मौजूद होते हैं जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या ईटीएस का निर्माण करते हैं। द बोथ मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय अ स्पेस एंड द स्पेस इज नोन एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। मैनी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लाइक साइटोक्रोम भी बेटा जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कई प्रकार के साइटोक्रोम होते हैं, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, कई सारे, ठीक है। ये साइटोक्रोम जो है वह यहां पर उपस्थित होते हैं और ये मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। लिख लीजिएगा पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब लिखवा रहा हूं बेटा। सूत्र कणिका की आंतरिक झिल्ली पर ईटीएस तंत्र के ईटीएस उपस्थित होता है द ईटीएस इज प्रेजेंट ऑन द inner membrane of mitochondria, inner membrane of माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर हमें ईटीएस देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा वही बात मैंने कहा कि हमने कहा ना कि आंतरिक झिल्ली पर टेनिस के रैकेट के समान एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग F1 F0 पार्टिकल्स या F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स कहते हैं। ये आंतरिक झिल्ली है। तो आंतरिक झिल्ली के ऊपर यहां पर आपको कुछ इस प्रकार से टेनिस के रैकेट के समान, ये टेनिस का रैकेट जो है इस प्रकार से आपको एक संरचना देखने को मिलती है टेनिस के रैकेट के समान, उसे हम लोग ऑक्सीसोम्स या F0 F1 पार्टिकल कहते हैं। इसके अंदर एटीपी सिंथेज एंजाइम की एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। ध्यान से रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे ही हम लोग ऑक्सीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीसोम। इसको ही हम लोग F0 F1 पार्टिकल्स, F0 F1 कण, यहां पे मैंने कहीं F1 लिख लिया था, उसको F0 F1 कर दीजिएगा। यहां पर F0 F1 ये बेसिकली क्या है बेटा, F0 F1 पार्टिकल। F0 F1 जो पार्टिकल्स है वह प्रेजेंट होता है, ऑक्सीसोम कहते हैं। इसके अंदर एटीपी सिंथेज एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है पाई जाती है। इसके द्वारा एटीपी का जो है वह निर्माण होता है। किसका बेटा, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी निर्माण से संबंधित होता है, एटीपी निर्माण से संबंधित है, ठीक है। ऑक्सीसोम कहते हैं बेटा। इस ऑक्सीसोम के या F0 F1 पार्टिकल के 3 भाग होते हैं। एक सबसे ऊपर वाला जिसको बोलते हैं F1 हेड, बीच के अंदर होता है बेस, और सबसे नीचे जो होता है उसको बोलते हैं F0। F0 जो होता है वह इनर मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ रहता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इज स्टेटेड विद पिन हेड पार्टिकल्स कॉल्ड ऑक्सीसोम और एलिमेंट्री पार्टिकल और F0 F1 पार्टिकल और एटीपी सिंथेज। भीतरी झिल्ली पिन के सिर जैसी, या इसका अगर आकृति की बात करें, इसके शेप की बात करें तो टेनिस के रैकेट के समान, टेनिस के रैकेट के समान जो होती है इसकी आकृति होती है। क्लियर है, पढ़ लिया हमने। आगे बढ़ते हैं बेटा। हेड ऑफ ऑक्सीसोम और F1 इज कंसर्न विद द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीसोम का F1 जो सिर होता है उसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण, ऑक्सीकरण की ऊर्जा द्वारा एटीपी का निर्माण से संबंधित है। F1 जो हेड होता है इट इज रिलेटेड विथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या है बेटा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन
डिटेल के अंदर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या होता है बेटा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का फॉर्मेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का निर्माण, ऑक्सीकरण द्वारा एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेशन, लिख लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी in form of ATP by ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो है इससे संबंधित कौन होता है, इससे संबंधित होता है F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल इससे संबंधित होता है। फिर हम सभी जानते हैं बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वायवीय श्वसन के स्थल होते हैं, वे एटीपी के रूप में कोशिका ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, इसलिए कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। फिर देखो बेटा, मैट्रिक्स के अंदर आपको यह चीज मैंने बता दी कि मैट्रिक्स के अंदर आपको एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वह देखने को मिलता है। डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है बेटा? डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको राइबोसोम देखने को मिलते हैं, 70S टाइप के जो है राइबोसोम देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी होते हैं। The matrix also possesses double stranded single circular DNA molecules. Double stranded single circular DNA molecules, a few RNA molecules, ribosome and the component required for the protein synthesis. यहां पे एक पॉइंट लिखिएगा बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वयं का डीएनए पाया जाता है, जिसे हम लोग mtDNA या सूत्रकणिकीय डीएनए कहते हैं। इसलिए और इसके अंदर कुछ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है, इसलिए यह अपने लिए आवश्यक कुछ प्रोटीन का निर्माण खुद ही कर देता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। ध्यान से देखना, अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग, अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए और उसके अधात्री में, लिखिएगा, मैं लिख लेता हूं, सूत्रकणिका की अधात्री में, सूत्रकणिका की आधात्री में स्वयं का डीएनए मतलब mtDNA व प्रोटीन निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थ उपस्थित होते हैं। इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए आवश्यक कुछ प्रोटीन का निर्माण खुद ही कर लेता है। इस कारण सूत्रकणिका अपने लिए आवश्यक कुछ प्रोटीन का निर्माण स्वयं ही कर देता है। इसलिए सूत्रकणिका को अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहते हैं। इसलिए सूत्रकणिका को अर्ध
स्वायत्तशासी कोशिकांग कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, पूर्ण स्वायत्तशासी नहीं कहेंगे। मतलब क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कुछ प्रोटीन का निर्माण ये खुद कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहते हैं। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा। द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन contain its own DNA in the form of empty DNA and component for protein synthesis, component for protein synthesis, so that it can form only some protein by itself. only हटा देते हैं, एक मिनट। it can form some protein itself. So it is also known as semi-autonomous cell organelles। ठीक है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर आपको खुद का डीएनए देखने को मिलेगा, प्रोटीन का निर्माण करने के लिए जो आवश्यक मशीनरी है वह देखने को मिलेगा। इसलिए जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इतना सब कुछ पड़ा है तो यह अपने लिए कुछ जरूरी प्रोटीन जो है वह खुद ही बना लेगा। इसके लिए वह साइटोप्लाज्म के ऊपर डिपेंड, साइटोप्लाज्म की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं बेटा? अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग या सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। आगे देखिएगा बेटा, ये हो गया। फिर देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैव एंजाइम्स फॉर क्रेब्स साइकिल। आप लोगों ने 10 तक थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि क्रेब्स साइकिल क्या होता है। क्रेब्स साइकिल से ऊर्जा का उत्पादन होता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, और यह एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक श्वसन का बहुत ही एरोबिक रेस्पिरेशन का एक पाथवे होता है जिसे हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल के लिए जो है वह एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैव एंजाइम्स फॉर द क्रेब्स साइकिल। यहां पे थोड़ा सा क्रेब्स साइकिल के बारे में लिख लो भली कि क्रेब्स साइकिल क्या है। क्रेब साइकिल थोड़ी सी जानकारी दूंगा, ज्यादा नहीं बेटा। क्रेब्स साइकिल क्या होता है कि रिलेटेड विथ एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। अगला देख लो, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन, एनर्जी अभी इतना ही समझना है, ज्यादा नहीं। ज्यादा हम कब समझेंगे? जब रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड कि आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक एसिड या जिसे हम लोग पायरुवेट भी लिखते हैं, pyruvate is formed from glucose in cytoplasm. Then the pyruvate is converted into acetyl coenzyme A, which enters in
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू स्टार्ट क्रेब्स साइकिल। हैंस क्रेब नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले क्रेब्स साइकिल को एक्सप्लेन किया था। फिर देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अर्ध स्वायत्तशासी अंग होते हैं, ठीक है, क्रेब्स साइकिल होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वह विखंडन विधि के द्वारा विभाजित होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से लिखिएगा कि सूत्रकणिका जो है, ध्यान से लिखिएगा, सूत्रकणिका विखंडन विधि द्वारा विभाजित होते हैं। कोई बता सकता है बेटा इस पॉइंट का मतलब क्या है? विभाजित होते हैं, इसका किससे रिलेशन है? एनीवन? बेटा एक्चुअली क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जीवाणु कोशिकाएं जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल या जीवाणु कोशिकाएं विखंडन विधि के द्वारा विभाजित होती है। तो इसका मतलब क्या निकला कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है। सूत्रकणिका विखंडन विधि द्वारा विभाजित होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि सूत्रकणिका की उत्पत्ति जीवाणु कोशिकाओं या हम लोग कह सकते हैं असीम केंद्र की कोशिकाओं से हुई। असीम केंद्र की कोशिका से हुई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जीवाणु कोशिकाएं जो होती है वह विखंडन विधि द्वारा विभाजित होती है। लिखिएगा इंग्लिश मीडियम में, माइटोकॉन्ड्रिया आर डिवाइडेड बाय fission, which explain that the mitochondria are evolved from bacterial cell और प्रोकैरियोटिक सेल। इज दैट क्लियर बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन विधि के द्वारा विभाजित होते हैं। इस बात से हमें यह पता चलता है कि जीवाणु कोशिकाएं या जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वह भी बेटा विखंडन विधि के द्वारा विभाजित होती है। तो हमें यह पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इवोल्यूशन है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? बैक्टीरिया से हुई है। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया। चलिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस कैसे होता है? एक मिनट, सॉरी। बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खुद की प्रतिलिपि बनाता है। कैसे? कि न्यू माइटोकॉन्ड्रिया आर अराइजेस फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। ये सबसे पहले मैच्योर माइटोकॉन्ड्रिया जो है डिवाइड्स होते हैं, विखंडन होता है, और ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया अलग हो जाएगा, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया, और एक से क्या हो जाएंगे? दो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमें प्राप्त होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन विधि के द्वारा विभाजित होकर नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करते हैं। ये भी पॉइंट लिख लो बड़ी कि सूत्रकणिका या सूत्रकणिकाएं विखंडन विधि द्वारा विभाजित होकर नए सूत्रकणिकाओं का निर्माण करते हैं,
करते हैं। क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय फिशन टू फॉर्म न्यू माइटोकॉन्ड्रिया। इज दैट क्लियर? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये हमने कहा कि एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, ये हमने बता भी दिया। एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी क्या होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम लोग बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी आपको सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है, राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, और यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपको डीएनए और राइबोसोम देखने को मिलता है। तो कुछ दोनों में समानता है, क्या कि एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, टाइप्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, डबल स्टैंडर्ड जो होता है डीएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। उसका जो डीएनए का नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है वो भी ऑलमोस्ट हमें सिमिलर देखने को मिलता है। उसके अंदर सर्कुलर होता है, इन दोनों के अंदर, इसके अंदर भी सर्कुलर, इसके अंदर भी सर्कुलर। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के अंदर ग्वानिन और साइटोसिन का अमाउंट जो है वह ज्यादा होता है। इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए के अंदर भी आपको ग्वानिन और साइटोसिन जो है वह ज्यादा देखने को मिलेगा। राइबोसोम का टाइप देखें तो दोनों के अंदर 70S टाइप के राइबोसोम देखने को मिलेंगे, और दोनों का जो विभाजन जो है वह विखंडन विधि के द्वारा होता है। तो यह बात क्या प्रूफ करती है? यह बात यह प्रूफ करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का उत्पत्ति जो है वह प्रोकैरियोटिक सेल या जीवाणु कोशिकाओं से हुई है। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आज की क्लास के अंदर इतना ही। बढ़िया आराम से आप लोग इसको पढ़िए, और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम लोग अगला जो टॉपिक है वह प्लास्टिड को लेकर शुरू करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।